Hello friends, in this lecture we are going to discuss Essay 260 and the name of this standard is Communication with Those Charged with Governance. Okay, Communication with TCWG. स्टैंडर्ड का नाम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्लीज जब भी कोई स्टैंडर्ड स्टार्ट करो तो उसका नाम ही दो चार बार बोला करो, अच्छा जोर जोर से, ताकि वो एक फ्लो बन जाए आपके माइंड में, है ना। क्या नाम है बोलो? ऐसे 260 का नाम क्या है? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करने वाला है, ऐसा कुछ डिस्कशन इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच के कम्युनिकेशन की बातें यहां पर कुछ होने वाली है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपन कवर करने वाले हैं इस स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, मतलब पूरा स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, क्या पर्पस है, मैनेजमेंट क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है ना, ये सब बातें हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मैटर हैं जो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने वाला है, या कौन से वो मैटर हैं जो ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर दो सब हेडिंग भी हैं, एक है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट और सेकंड है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहां पर। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, जब ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन करेगा, बातचीत करेगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, है ना, कैसे क्या कम्युनिकेशन होगा, उस पर बात होगी। एंड फाइनली फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, कितना होगा, डिटेल में होगा कि भाई कम डिटेल में होगा, है ना, प्राइमा फेसी होगा या फिर डिटेल में होगा या रिटर्न में होगा, ओरल में होगा, जो भी है वो सारी बातें अपन करेंगे। ठीक बात है। सो ये चार मेन हेडिंग्स हैं जो हमें इस स्टैंडर्ड में पढ़नी है। इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, एग्जाम में देखा जाए तो बस यही वाला जो पार्ट है हमेशा पूछा गया है, यही वाला पार्ट जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट जिसमें लिखा है मैंने अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, समझ लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है और टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है। ठीक है, तो सुनिएगा, पहले एक एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लीजिए। मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जो डे टू डे बिजनेस को चलाते हैं, जो एंटिटी की डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हर दिन के कामकाज में लगे हुए हैं। और टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं? जो थोड़ा सा मैनेजमेंट से ऊपर वाले लोग होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं लगे हैं, बल्कि क्या करने में लगे हैं, वो एंटिटी के लिए पॉलिसीज बनाने में लगे हैं, एंटिटी को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने वाले हैं, एंटिटी आगे क्या करेगी, कौन सा नया प्रोडक्ट लाएगी, इन सब चीजों पर सोचने वाले हैं। सो सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट छोटे लोग हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में लगे हुए लोग हैं, और टीसीडब्ल्यूजी बड़े लोग हैं जो एंटिटी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक बात है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक टीसीडब्ल्यूजी है, और जबकि जैसे आपके फाइनेंस मैनेजर हैं, अकाउंट्स मैनेजर है, या आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं, ये सब डे टू डे एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सो इसका मतलब डिसाइड कौन करता है डायरेक्शन? टीसीडब्ल्यूजी। फिर जो टीसीडब्ल्यूजी पॉलिसी बनाता है, जो भी बोलता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक बात है। तो आइए एक बार रीड करके देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट में क्या लिखा है, पर्संस हु हैव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एंटिटी को एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेट करना है, चलाना है। ठीक है, क्या चलाना है? एंटिटी के ऑपरेशंस चलाना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन लोगों के हाथ में, वो मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टीसीडब्ल्यूजी में। देखो क्या लिखा है, पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एन एंटिटी, and who are accountable for ensuring that entity achieve its objectives। ये बड़े लोग हैं, ये सुपरविजन का काम करते हैं, ये कंट्रोल का काम करते हैं कि हमने जिन लोगों को काम सौंपा है, हमने जिस मैनेजमेंट को
एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारे ऑब्जेक्टिव जो एंटिटी के हमने सोचे थे वो सब अचीव हो रहे या नहीं हो रहे, है ना। सो ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका सपोज टीसीडब्ल्यू जी है तो उसके नीचे कहलाइए मैनेजमेंट के लोग, समझ रहे हैं आप बात को। ये टीसीडब्ल्यू जी, ये मैनेजमेंट, ठीक है। ये लोग डिसाइड करते हैं किस डायरेक्शन में जाना है, क्या पॉलिसी रखनी है, कौन सा नया प्रोडक्ट लाना है, इस टाइप की बात है, स्ट्रेटेजी बनाने वाला काम। और ये लोग हैं एग्जीक्यूशन वाले लोग, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में एक और बात क्या लिखी है, हु कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी। इनका काम क्या है, एंटिटी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, एंटिटी फंक्शन अच्छे से करे, बस ये इनका काम है। जैसे कि मैनेजर्स लाइक परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एक्सेट्रा। जबकि यहां पर क्या लिखा है टीसीडब्ल्यूजी में, हु कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, एंटिटी की फंक्शनिंग को, कि एंटिटी बराबर काम करे। और टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को देखते हैं, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी ने काम किसको डेलीगेट करा है, मैनेजमेंट को। तो बस वो ये देखते रहते कि मैनेजमेंट बराबर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसको बोला गया था, जिस तरीके से बोला गया था वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी में क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी जैसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे आप टाटा ग्रुप में जाइए, टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाइए तो वहां पर एन चंद्रशेखरन हैं या भास्कर भट्ट हैं, ये जो है एन चंद्रशेखरन, ये अब वहां के सीईओ हैं। तो ये जो मेन मेन लोग से टीसीडब्ल्यूजी है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई कंपनी बहुत ग्रो कर गया तो उसका कारण क्या है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या कोई भी बड़ा ग्रुप हो, रिलायंस हो जिसमें मुकेश अंबानी जी हैं, तो कोई तो एक पर्सन होता है या दो तीन पर्सन होते हैं जो उस एंटिटी को बहुत आगे ले जाते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। उस एंटिटी की स्ट्रेटेजी डिसाइड करके उसमें नई नई चीजें करते रहते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी का जियो लाने का काम है ना, जबकि मुकेश अंबानी जी तो टेलीकम्युनिकेशन में थे ही नहीं, वो तो उनके भाई थे अनिल अंबानी जी, है ना। तो जो मेन लोग हैं जो एंटिटी के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं वो हो जाते हैं आपके टीसीडब्ल्यू जी, है ना। एक और तरीके से हम बोल सकते हैं जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, ये उल्टा लिखा है यहां पर, इसको ठीक कर देता हूं। पॉलिसी बनाने वाले कौन लोग हुए, टीसीडब्ल्यू जी। पॉलिसी मेकिंग का काम किसका है, टीसीडब्ल्यू जी का। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये काम है मैनेजमेंट का, ठीक है। सो अगर एग्जाम में कभी आए तो केवल ये जो फर्स्ट वाला डिफरेंस लिखा है ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये किताबी वाला डिफरेंस है, बुकिश डिफरेंस है, और बाकी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब लिखा है। सो कुल मिलाकर इतना तो समझ में आ गया कि एंटिटी में जो बड़े लोग होते हैं, जो हायर हायर लेवल वाले लोग होते हैं, दे आर टीसीडब्ल्यू जी। और जो एग्जीक्यूटिव या फिर डे टू डे एक्टिविटीज में लगे हुए हैं या जो एंटिटी के बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में लगे हुए हैं, वो लोग कौन है, मैनेजमेंट वाले हैं, ठीक बात है। तो सोचो अगर मुझे मैनेजमेंट की कंप्लेंट करनी है तो किससे करूंगा मैं, टीसीडब्ल्यू जी से। क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर वाले लोग हैं। ऐसा समझ लो मैनेजमेंट छोटा भाई, टीसीडब्ल्यू जी बड़ा भाई। छोटा भाई गलती करेगा तो उसके बड़े भाई से हम बोलेंगे, ठीक है, डन। अब एक और बात कर लेते हैं यहीं पर, ऐसे का नाम क्या है, कम्युनिकेशन विथ दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। इस कम्युनिकेशन का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपका ऑडिटर है, ऑडिटर है उसको कम्युनिकेशन करना है किससे, टीसीडब्ल्यू जी से, ठीक है। क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। क्यों करना है सर बताइए, क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन करने से, तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या होता है, टीसीडब्ल्यू जी में सबसे बड़े लोग होते हैं, तो इनके हाथ में पता है क्या होता है, इनके हाथ में एंटिटी का सब कुछ होता है। इनको एंटिटी की बड़ी से बड़ी बारीक से बारीक बातें पता होती हैं कि एंटिटी में क्या चल रहा है, क्या नई एंटिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब एक्वायर करने का प्लान चल रहा है, कुछ सेल करने का प्लान चल रहा है, कुछ भी अगर होने वाला है बड़ा सा, वो सब कुछ टीसीडब्ल्यू जी को ही पता होता है ना। या फिर टीसीडब्ल्यू जी को ये भी पता होगा कि मैनेजमेंट वाले कहां फ्रॉड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है। उन्हें ये भी पता होता है कि कौन सी ब्रांचेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन से एरियाज में, कौन से रीजन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो टीसीडब्ल्यू जी को बहुत सीक्रेट नॉलेज होते हैं जो एंटिटी के बारे में होते हैं। तो अगर आप टीसीडब्ल्यू जी से बात करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा ऑडिट कर पाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि टीसीडब्ल्यू जी को सब कुछ पता है एंटिटी के बारे में, मोस्टली जो बड़ी बड़ी बातें वो तो पता है ही। तो अगर आप टीसीडब्ल्यू से बात कर लेंगे तो आपका एक बढ़िया काम हो जाएगा, आपको एंटिटी की एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और हो सकता है आपके ऑडिट का डायरेक्शन ही बदल जाए टीसीडब्ल्यू जी से बात करने के बाद,
जैसे हो सकता है आप 10 मिनट के लिए टीसीडब्ल्यूजी से मिल लें और वो बता दे कि यार ये वाले जो रीजन है हमारे ये वीक हैं, ईस्ट वाले रीजन में जितनी भी ब्रांचेस हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होता है नॉर्मली, तो इतने में तो अपन को समझ में आ जाएगा कि यार कहाँ फोकस करना है। रिगार्डिंग माई पॉइंट, है ना। सो ऑडिटर को बहुत फायदा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ऑडिट करने में, इसलिए वो टीसीडब्ल्यूजी से बात करता है। सेकेंडली, कई बार ये भी होता है कि देखो यार आज टीसीडब्ल्यूजी जो है, जो एंटिटी के सबसे बड़े लोग हैं, वो चाहते कि उनकी एंटिटी बहुत आगे जाए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उनमें जो भी कमियां हैं वो दूर हों, वो इंप्रूवमेंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो वो भी तो चाहेंगे कि ऑडिटर से हमें कुछ मिले, जैसे कि भाई ऑडिटर को अगर हम कमियां बता देंगे, भाई टीसीडब्ल्यूजी सोच रहा है ये, है ना, टीसीडब्ल्यूजी सोच रहा है कि अगर ऑडिटर को हमारी एंटिटी कमियां पता होंगी तो वो हमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर पाएगा, वो उन कमियों को बताएगा तो हम खुद इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, उन वीकनेसेस को दूर कर पाएंगे। समझे आप बात को। अब सिंस पैसा जा रहा है ऑडिट फीस में भी, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई फ्रॉड एरर्स ना हो, तो ये सब चीजें जाननी है तो फिर ऑडिटर को सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो देखो दोनों को फायदा है। एक अच्छा टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑडिटर को कोई चीज केवल बतानी नहीं, बातचीत करनी है। ऑडिटर को ऑडिटिंग एंगल में फायदा मिलेगा और टीसीडब्ल्यूजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और इंप्रूव करने में फायदा मिलेगा। जैसे ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी से बात करी तो टीसीडब्ल्यूजी ने बताया कि हम इस बार कोई नया एंटिटी है जिसको एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके हमने ये दुनिया भर के फाइनेंशियल ऑपरेटिंग या दुनिया भर के एंगल हमने कंसिडर करे कि टैक्सेशन वाले इशू पर क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने कंसिडर करी। ऑडिटर उनसे किस बारे में डिस्कस करेगा कि इन सब चीजों का अकाउंटिंग से रिलेटेड इतनी सारी चीजें कंसिडर करके आपने किसी एंटिटी को एक्वायर कर लिया है, अब थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि जो हमारे ऑडिटिंग से रिलेटेड है वो मुद्दे हमें आपसे पूछने, तो वो आप हमें बता दीजिए ताकि हम अच्छे से ऑडिट कर पाए। ठीक बात है। और ऑडिटर भी टीसीडब्ल्यूजी को क्या बता सकता है कि देखो आपने ये सब चीजें कंसिडर करी, ये और चीजें हैं जो अब आगे कंसिडर करना, आप जैसे कंसोलिडेशन प्रोसेस सही होनी चाहिए आपकी, और भी दुनिया भर की चीजें हैं जो ऑडिटर उन्हें बता सकता है एंटिटी को इंप्रूव करने के लिए, है ना। इसलिए कम्युनिकेशन होता है। इसलिए ऐसे 260 कहता है कि ऑडिटर साहब टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करो ताकि एक अच्छा ऑडिट आप कर सको और उनको भी आपके ऑडिट से फायदा हो सके। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। कौन से मैटर हैं जो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने वाला है। ठीक है, तो 4 मैटर हैं। कितने मैटर हैं, 4 मैटर हैं जो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने वाला है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। क्या लिखा है भाई, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। मैं ऑडिटर हूं, मैं टीसीडब्ल्यूजी को जाकर बता दूंगा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप हमसे 50 बातें 50 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जबकि हम तो केवल 2 काम ही करने वाले हैं। जैसे कि हम केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाले हैं, थोड़ा बहुत इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता देंगे। अभी आप तो सोच रहे हो कि हम अकाउंटिंग भी कर देंगे, हम टैक्सेशन भी देख लेंगे, हम जीएसटी भी देख लेंगे, हम फाइनेंस भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। सो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बता देता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिटर की, ठीक है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। देखो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बताता है। पहला, दैट द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से समझिए, ऑडिटर कहेगा कि हमारा काम केवल ओपिनियन देना है, कहीं ये मत समझ लेना कि हम गारंटी देने वाले हैं। हमारा काम केवल ओपिनियन देना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो कल के दिन आपको लगे कि यार बताओ भाई मैंने ऑडिट कर दिया, कल फ्रॉड निकला, तो आप कहोगे आपने कैसा ऑडिट करा था। तो कम से कम हम बोल तो सकते हैं कि यार हमने ओपिनियन दी थी, हमने सब चेक करा था और हमें जो ठीक लगा वो हमने आपको बताया था। ठीक है, हमारी भी कुछ अपनी लिमिटेशन है, हम बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं कर सकते हैं, टाइम लिमिट होता है, बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, है। ओके, फिर क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव, किसको रिलीव नहीं करता है,
मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बता देंगे टीसीडब्ल्यूजी को, सुनो मैंने ऑडिट कर दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। आज भी फ्रॉड, एरर, सब चीजें रोकना, उनको डिटेक्ट करना, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम है सारी चीजों को चेक करके अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना। हमारी ओपिनियन एक्सप्रेस करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। ठीक बात है। सो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमेशा रहेंगी। ऑडिट की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। सेकंड क्या है, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। एक और बात हमें बतानी है, और वो क्या बतानी है, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। इसमें केवल ओवरव्यू देनी है आपको, आपको डिटेल में नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हो सकता है कभी टीसीडब्ल्यूजी ही मिला हो फ्रॉड में, तो फिर तो आप डिटेल में अपनी पूरी चाल बता दोगे तो फिर फंस जाओगे, आपका ऑडिट अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। आप अपनी चाल बता दोगे, वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे, है ना। सो प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में क्या बताना है कि हम क्या क्या चेक करने वाले, कौन कौन से एरियाज में हम आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं, किस मंथ में आने वाले हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या डायरेक्शन होगा हमारे ऑडिट का। अच्छा, ये सब क्यों बताना है, क्योंकि हमें भी तो उनका सपोर्ट चाहिए पड़ेगा। सोचो आप एंटिटी में पहुंच गए, कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं, कोई असिस्टेंस ही नहीं है। अब आपको थोड़ी ना पता कि कहाँ कितनी क्या ब्रांचेस हैं, कौन सी चीज चेक करना है तो कौन सी चीज किससे मांगेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो आपको एक जनरल ओवरव्यू तो देना ही पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं, क्या टाइमिंग होगी, क्या स्कोप होगा आपके ऑडिट का, है ना। सो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट का ओवरव्यू आपको दे देना है टीसीडब्ल्यूजी को। अच्छा, इससे उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो हमें पता है कि ऑडिटर हमारी 100 में से 70 ब्रांच चेक करने वाला है, तो चलो ठीक है, काफी कुछ करने वाला है। ठीक है, क्योंकि यार वो भी तो पैसा दे ही रहे ना ऑडिट का, है ना। ओके। फिर क्या है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। जो भी ऑडिट के दौरान, जो भी ऑडिट के टाइम पर आपको सिग्निफिकेंट मिलता है, वो सब कुछ आपको टीसीडब्ल्यूजी को बता देना है। ठीक बात है, वो एंटिटी के सबसे बड़े लोग हैं। अगर हमें कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, तो हमें जरूर बताना है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, इसके अंदर अपन 5 बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पर अलग से क्वेश्चन बनेगा। अगला पार्ट यही है, देखो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का, है ना, तो इस पर हम बात करेंगे। फिर क्या है, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। देखो क्या होता है, जो लिस्टेड एंटिटीज होती है वो बहुत बड़ी होती है, पब्लिक एट लार्ज जुड़ी होती है, बहुत बड़े लेवल पर उनका काम चलता है, तो उनमें कोई गड़बड़ ना हो, उनमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ऐसे ने क्या बोल दिया कि सुनो ऑडिटर, अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने जाओगे ना, तो टीसीडब्ल्यूजी को एक बात और बता देना, और वो ये है कि आप प्रॉपरली बता देना टीसीडब्ल्यूजी को कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो एंटिटी से, ताकि टीसीडब्ल्यूजी को इस बात का एश्योरेंस मिल जाए कि जो ऑडिटर ऑडिट करने आया है वो इंडिपेंडेंट है, वो बहुत अच्छे से ऑडिट हमारा कर देगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऑडिटर ने सब बता देना है कि देखो हमारा किसी भी आपकी टीम मेंबर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, हम सभी से इंडिपेंडेंट है, कोई भी थ्रेट नहीं है इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, और जो थे मान लो कुछ थ्रेट्स, तो हमने उनको भी ओवरकम कर लिया है, उनको भी फिनिश कर दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें ये केवल लिस्टेड एंटिटी के केस में ही करना है। अदरवाइज अदरवाइज क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ अदरवाइज करोगे तो बहुत अच्छा है, पर लिस्टेड में तो ये काम करना ही है ना। अदरवाइज करेंगे तो भी अच्छा है, पर लिस्टेड में तो करना ही है। सो 4 मैटर हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे सर, तो देखो IFRS, IFRS, आई फॉर अपन याद रख लेंगे इंडिपेंडेंस, क्या याद रख लेंगे, इंडिपेंडेंस, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसके केस में बताना है, लिस्टेड एंटिटीज के केस में। ठीक है, एफ से क्या याद रख लेंगे, फाइंडिंग्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। आर से क्या याद रख लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एस से क्या आ जाएगा आपका, स्कोप, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, सो IFRS। बताइए कितने मैटर ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने हैं, 4 मैटर। IFRS, आई फॉर इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है। IFRS, आई से इंडिपेंडेंस, एफ से फाइंडिंग्स, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस से स्कोप।
ठीक है। इंडिपेंडेंस में मींस क्या, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। एफ से फाइंडिंग्स, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। एंड स्कोप में प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ओके, डन। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमारा फर्स्ट मैटर खत्म हो गया। अब सेकंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अपन ने बोला था ना, तो ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अपन पढ़ने वाले हैं। इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती है। आपने बोल तो दिया कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिले वो टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है। अभी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का क्या मतलब है ना। सो आइए 2.1 हेडिंग पर आ चुके हैं। क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्या लिखा है, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट qualitative aspect of entities accounting practices including accounting policies, accounting estimates and financial statement disclosure। तो ऑडिटर ने क्या करना है, देखना है कि जो एंटिटी है उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसी है, मतलब अकाउंटिंग टाइमली बेसिस पर होती है, अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। ऐसा तो नहीं कोई भी आके एंट्री पास करके चला जाता है, क्या इस टाइप के सिस्टम तो नहीं है। जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी जाती है वो प्रूडेंस को ध्यान में रख के करी जाती है। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाए जाते हैं वो भी प्रूडेंस को ध्यान में रख के लगाए जाते हैं। तो जो भी चीजें होती हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सब चीजें कैसी हैं, आपके अकाउंटेंट जो हैं या फिर जो भी अकाउंटेंट से रिलेटेड लोग हैं वो कितनी नॉलेजेबल हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, क्या उन्हें आता है क्या नहीं आता है। तो सारे एस्पेक्ट, सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमें चेक करना है। और जो भी हमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट लगेंगे वो हम बता देंगे टीसीडब्ल्यूजी को। जैसे हम बता देंगे कि आपके जो अकाउंटिंग वाले लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा वीक है, ठीक है। फिर हम बता सकते हैं कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, जो सॉफ्टवेयर है वो आप इसकी जगह कोई और रख लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। सो ये सब चीजें अपन को बताना है टीसीडब्ल्यूजी को। ओके, सो ऑडिटर को अपनी व्यू बतानी है अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स, ठीक है। सेकंड, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ये क्या है भाई। इसमें ऐसा है कि ऑडिटर ने ऑडिट करते समय अगर उसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती है। क्या डिफिकल्टीज आएंगी सर ऑडिटर को, जैसे कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट ने वो इंफॉर्मेशन दी नहीं, देने ही को तैयार नहीं, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो करता है मैनेजमेंट पर बहुत देरी से प्रोवाइड करता है, दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन हम पर लगाता है। तो अगर इस टाइप की कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो हम जरूर बताएंगे टीसीडब्ल्यूजी को। हम कहेंगे सुनो आपका जो मैनेजमेंट है वो हमें ऑडिट करने में असिस्ट नहीं करता है, असिस्ट नहीं कर रहा है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करी है। तो वो सब हम एक तरीके से कंप्लेंट टाइप की कर रहे हैं किससे, टीसीडब्ल्यूजी से, है ना। सो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में पहला क्या हो गया, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दूसरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। जरूरी नहीं कि डिफिकल्टीज आए, अगर आएंगी तो हम बता देंगे, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अनलेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक ही होता है। नॉर्मली ऐसा छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पर टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, ओनर हर कोई वही होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन किया है, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें वही ओनर है, वही मैनेजमेंट है, वही टीसीडब्ल्यूजी है, वही एम्प्लॉय भी, सब कुछ वही है। तो अब ऐसे केस में तो फिर सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है ना। फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि आप जैसे कोई पर्सन है, पहले हम उससे मैनेजमेंट के रूप में बात कर रहे हैं, फिर उसकी कंप्लेंट करना है तो उसी को टीसीडब्ल्यूजी मान के उसकी कंप्लेंट कर रहा है, ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना। सो उन्होंने कहा कि ये जो दो बातें दी गई हैं नीचे, ये दो बातें केवल कब आएंगी, जब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक ही नहीं है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग है ना। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट पर्संस। तो ये दो बातें आपको बतानी है, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में कवर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है, ठीक बात है। तो जैसे अलग अलग की बात करें तो आपने देखा होगा कई बार कोई स्कूल है,
जैसे कोई ट्रस्ट चला रही होती है, तो स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं और दो चार लोग हैं वो स्कूल को मैनेज कर रहे होते हैं, और जो वो ट्रस्ट होती है जो उस स्कूल को चला रही है वो कहलाते हैं उसके कौन, उसके टीसीडब्ल्यूजी कहलाते हैं। तो अब देखो टीसीडब्ल्यूजी अलग है, वो ट्रस्ट है, और स्कूल को मैनेज करने वाले लोग स्कूल के अंदर रहते हैं, कुछ लोग वो चला रहे हैं स्कूल को। तो अगर अलग अलग है तो ठीक है, अगर अलग अलग नहीं है तो फिर सिचुएशन अलग हो जाती है ना, मतलब एक ही है तो फिर तो सिचुएशन ही पूरी अलग हो गई। सो ये दो बातें तब आपको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है व्हेन टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट पर्संस, है ना। सो अनलेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, अब पूरे के पूरे टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेज कर रहे हैं एंटिटी को, तो फिर तो दोनों सेम हो गए, तो फिर क्या मैनेजमेंट को बताओ क्या टीसीडब्ल्यूजी को, दोनों एक ही तो है ना। सो significant matters if any arising from audit that were discussed with management, अगर कोई significant matter है जो डिस्कस किया गया था मैनेजमेंट से, अगर कोई significant matter है जो डिस्कस किया जा रहा है मैनेजमेंट से, डिस्कस किया गया था या किया जा रहा है, तो उस significant matter को हम टीसीडब्ल्यूजी को भी बता देंगे। ठीक है कि ये वाली बात है जिसको हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया था, हम आपको ही बता देते हैं उनका क्या कहना था इस बारे में, जो भी है। ठीक है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर रिक्वेस्टिंग, तो टीसीडब्ल्यूजी को ये भी बता देगा ऑडिटर की, देखो हम आपके मैनेजमेंट से और आप लोगों से ये बातें लिखवा कर लेना चाहते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने सुना होगा, पूरा ऐसे 580 जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर ही है। एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट हम एंटिटी वालों से लेते हैं कि लिख कर दो कि आपने हमसे कुछ छुपाया नहीं है, सारी बातें बता दी हैं, है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपनी पूरी कर दी, इस टाइप की कुछ बातें है ना। सो अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है जो मैनेजमेंट से डिस्कस किया जा चुका है या किया जा रहा है तो वो हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दोनों से मांगने वाले हैं कि हमें क्या क्या लिखवा कर चाहिए, वो भी हम टीसीडब्ल्यूजी को बता देंगे। ठीक है, देखते हैं टीसीडब्ल्यूजी वाले एग्री होते हैं कि नहीं होते हैं वो पर्टिकुलर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, है ना। लेकिन ये सब काम केवल कब करने हैं, ये दोनों काम केवल कब करने हैं, जब टीसीडब्ल्यूजी अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखिए आप, एक सेकंड यहां लिखता हूं मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये ऊपर वाले लोग हैं, ये नीचे वाले लोग हैं। तो अगर मैं कोई मैटर इनसे डिस्कस कर रहा हूं तो वो अगर सिग्निफिकेंट मैटर है तो वही मैं टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दूंगा। फिर अगर मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से कुछ मांग रहा हूं तो उसमें जो लिखवा कर लेने वाला हूं वो मैं टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब करना है, जब ये दोनों अलग अलग हो। ओके, डन। फिर ये पॉइंट नया ऐड हुआ था, है ना, ऐसे रिवाइज हुआ था तो उसमें ये पॉइंट आया था, क्या है ये, circumstances that affect the form and content of audit report, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखिए क्या होता है, कई बार ना ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। क्यों सर, क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे पैराग्राफ हैं जो ऑडिट रिपोर्ट में कभी आ भी सकते हैं और कभी नहीं भी आ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऐसे 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो होता है, तो वो किसी केस में आता है किसी केस में नहीं आता है। ठीक है, जैसे लिस्टेड एंटिटी केस में आएगा, अनलिस्टेड केस में नहीं आएगा। या फिर आपने पढ़ा होगा एक आपका जो ऐसे 570 से रिलेटेड एक पैराग्राफ आता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। भाई गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी तो ये पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो करना क्या है सर, हमें टीसीडब्ल्यूजी को ये बता देना है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। ऐसा ना हो कि भाई बाद में आप कहो, मतलब टीसीडब्ल्यूजी बाद में ऑडिटर से कहे कि यार रिपोर्ट में ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है, आपने तो बोला था ये भी होगा। तो हम पहले ही से बता देते कि देखो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑडिट रिपोर्ट में आ भी सकती हैं या नहीं भी आ सकती, कंडीशनल बेसिस पर है ये सब चीजें। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, उसके पैराग्राफ कुछ नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, तो ये आपको हम पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट क्या है, ई पॉइंट, अदर मैटर्स, और कोई मैटर जो हमें इंपोर्टेंट लगता है अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड, है ना। सो अदर मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, आर सिग्निफिकेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अगर कोई और मैटर है जो ऑडिटर को सिग्निफिकेंट लगता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो वो भी हम बता देंगे। सो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में कितने पॉइंट आते हैं जल्दी बताओ, 5 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं, 5 पॉइंट। पहला, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट
ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दूसरा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। तीसरा, अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग हैं तो हम उन्हें दो बातें बताएंगे। कौन कौन सी? जो बातें हमने मैनेजमेंट से डिस्कस की और वो सिग्निफिकेंट थी, सारी बातें नहीं, जो सिग्निफिकेंट थी वो टीसीडब्ल्यूजी को बता देंगे। जो डब्ल्यूआर हम मांग रहे हैं मैनेजमेंट से वो हम टीसीडब्ल्यूजी को भी बता देंगे। ठीक है, फिर वो कौन सी सरकमस्टेंसेस हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट चेंज हो सकता है। और फाइनली अदर मैटर जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से इंपोर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। समझे बात को? अब सुनो मजे की बात, ये जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है इसके अंदर अभी हमें कुछ और पढ़ना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैटर कितने थे? चार। उन चार मैटर में थर्ड वाला मैटर क्या था? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। उसमें हमने 5 फाइंडिंग पढ़ी, ये वाली, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है। और फिर फाइंडिंग्स में सेकेंड वाली जो फाइंडिंग है उसमें लिखा है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज भी अलग से बताई हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से, है ना। तो वो अपन ने देखो यहां लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है? 5 लिखी हुई है, है ना। एक और लिख दूंगा मैं, 6 पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं जो ऑडिटर को आ सकती हैं ऑडिट के दौरान। सबसे पहला, एन अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट। ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं टीसीडब्ल्यूजी से बता रहा हूं, है ना, क्या कह रहा हूं कि ये मैनेजमेंट वाले ना बार बार हम पर दबाव बना रहे कि जल्दी ऑडिट खत्म करो। ऐसा लगता है इन्होंने कोई फ्रॉड करा है, इसलिए चाहते कि ऑडिटर जल्दी जल्दी ऑडिट खत्म कर दे। अब सर 20 दिन का काम है, लोग कह रहे हैं 10 दिन में करके दे दो, कैसे करके दे दे, है ना। सो मैनेजमेंट का ये कहना कि ब्रीफ टाइम में, बहुत कम टाइम में ऑडिट कंप्लीट करके दे दो, तो ये हमारे लिए तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ही है यार, है ना। फिर एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन साई। बहुत मेहनत लग रही है सबूतों को इकट्ठा करने में, बहुत मेहनत लग रही है सबूतों को इकट्ठा करने में। मतलब सिंपल शब्दों में कि मैनेजमेंट वाले हमें असिस्ट नहीं कर रहे हैं, हर छोटे छोटे एविडेंस को पाने में हमें बहुत मेहनत लग रही है ना। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, साई मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो हमें साई ऑब्टेन करने में अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लगानी पड़ रहे हैं क्योंकि हमें मैनेजमेंट से असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, या तो शायद यहां पर कुछ गड़बड़ है इसलिए सबूत नहीं है यहां पर चीजों के, है ना। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, जो इंफॉर्मेशन हमें ऑडिट के लिए चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रही, अनअवेलेबल है। फिर चलो मिल तो रही है पर बहुत देरी से मिल रही है, सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है, बहुत देरी से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम मांगते हैं तो 1 दिन में मिल जानी चाहिए, वो 10 दिन में मिल रही, 5 दिन में मिल रही, ऐसा चल रहा है। ठीक है, फिर तो इतना समझ में आया आपको। वो कह रहे हैं कि जल्दी से ऑडिट खत्म करके दो, हमें सबूतों को इकट्ठे करने में अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत देरी कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस यही रखना तो याद रह जाएगा आपको, ऐसे में सिंपल लगता है ना। बुक्स में जो सीक्वेंस होता है और जो मेरा सीक्वेंस होता है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में जल्दी से फिट हो जाए वो, है ना, फीड हो जाए अच्छे से। फिर 5वां क्या है? मैनेजमेंट अनविलिंगनेस, management unwillingness to make or extend its assessment of entities ability to continue as a going concern when requested। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, ऑडिटर को एंटिटीज गोइंग कंसर्न एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी। तो कोई एंटिटी है जो आगे गोइंग कंसर्न के रूप में कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर भी ऑडिटर को अपने कमेंट देने होते हैं, और ऐसा लिखा है एसए 570 में। तो एसए 570 जो कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है, उसमें लिखा है कि भाई ऑडिटर साहब आपको यह भी पता करना होता है, इस बात पर भी रिपोर्टिंग करनी होती है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी फ्यूचर में, या बंद हो जाएगी जल्दी से, है ना। तो अब ऑडिटर को अपना ही कमेंट देना है एंटिटी की गोइंग कंसर्न एबिलिटी पर। तो पता है ऑडिटर मैनेजमेंट से कहता है कि सुनो, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ये चेक करना कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, आपकी मतलब मैनेजमेंट की, है ना। सो ऑडिटर क्या कहेगा
मैनेजमेंट से कि सुनो यार, आप ना ये चेक कर लो, ये असेस कर लो कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, अनविलिंगनेस दिखा रहे हैं, या फिर वो लोग हाँ तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट वाले, सॉरी मतलब ऑडिटर ने जब कहा मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट वालों ने कहा कि नहीं हम ऑलरेडी असेसमेंट कर चुके हैं गोइंग कंसर्न का। हमने कहा नहीं, आपने 15 तारीख को करा था, आज 25 तारीख है, ये आगे के 10 दिन कंसिडर करके एक बार और कर लो, मतलब आप अपनी गोइंग कंसर्न के असेसमेंट को एक्सटेंड कर लो, उसका टाइम पीरियड बढ़ा लो। तो मैनेजमेंट वाले मना कर रहे हैं। सो या तो उन्होंने असेसमेंट नहीं करा है और वो नहीं करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, और यदि उन्होंने करा है और हम एक्सटेंड करने को कह रहे हैं तो वो एक्सटेंड करने को तैयार नहीं, वो कह रहा है अब हम आगे नहीं करेंगे, जितना कर लिया तो उतना ही बहुत है ना। सो ये एक प्रॉब्लम है। पर ऐसे में तो ऑडिटर कहेगा कि यार हम कैसे कमेंट करें कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये लोग असेसमेंट ही नहीं कर रहे, ये लोग असेसमेंट करें तो कुछ होगा, है ना। ओके, सो मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, गोइंग कंसर्न। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं कह रहा था, एक और पॉइंट जो बुक्स में लिखा रहता है वो रहता है unnecessary restrictions, ठीक है, बाय मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ये चेक मत करो, वो चेक मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, है ना। सो स्कोप अफेक्ट होता है ऑडिटर का ऐसे में कि यार मैं कुछ चेक ही नहीं कर पा रहा तो कैसे अपनी ओपिनियन दूंगा, है ना। सो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इजीली बता दोगे कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है दैट ऑडिटर में हैव टू फेस, है ना। सो वो लोग अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम में ऑडिट फिनिश करने को कह रहे हैं, फिर ऑडिटर को अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं साई ऑब्टेन करने में, फिर इंफॉर्मेशन जो एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो अनअवेलेबल है, फिर इंफॉर्मेशन मिलने में सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है ना, फिर मैनेजमेंट अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है इन द असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, है ना, एंड मैनेजमेंट अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। ठीक है, सो आपको ना इतना इंग्लिश वर्ड भी अगर आपको पता है बस छोटे छोटे से, फिर बाकी सब ग्रामर चलता है, ऐसे ही आपको हर बार बोलना है। केवल आप एकदम हिंदी में प्योर में हवाबाजी में बातें करते रहोगे कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वही वर्ड यूज करने हैं जो लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छा कंटेंट वहां पर लिख पाए, है ना। ओके, सो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज भी खत्म हुई, सेकंड हेडिंग हमारी पूरी फिनिश हुई। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी किसके बीच में, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में, है ना, क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड किसके कम्युनिकेशन की बात करता है, ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी, है ना। सो यहां पर लिख भी देता हूं ऑडिटर, एक सेकेंड, ऑडिटर का किससे कम्युनिकेशन, टीसीडब्ल्यूजी से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। मतलब ऑडिटर ये कम्युनिकेट कर देता है, ऑडिटर ये कम्युनिकेट कर देता है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। क्या कम्युनिकेट कर देता है कि हम किस फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करेंगे, लाइक ओरल, रिटन, है ना। टाइमिंग क्या होगी, हम हर 10 दिन में बात करेंगे, 5 दिन में बात करेंगे, वीकली, मंथली, कैसे हम बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं। फिर किन किन मुद्दों पर जनरली हम बात करने वाले हैं, ये एक रफ आइडिया जो है वो ऑडिटर जो एक रफ आइडिया है वो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और क्यों नहीं करेगा यार, उन्हीं लोगों के लिए तो ऑडिट कर रहे हैं आप, उन्हीं से हमें फीस मिलना है। वो अलग बात है कि शेयर होल्डर्स से मिलती है, पर अधिकतर बार आप देखो कि जो मेन होता है पर्सन, चीफ पर्सन होता है, वो शेयर होल्डर भी होता है एंटिटी का, है ना। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं तो भाई उनकी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है एंटिटी में, और वो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है एंटिटी के, है ना। ओके, ठीक है, सो ऑडिटर ने क्या कम्युनिकेट कर देना है, फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहली बात क्या है कि आपको ये सब बातें कम्युनिकेट कर देनी है टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, सेकेंडली, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड। कौन कौन से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ओरल, रिटन, डिटेल्ड, समराइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक फॉर्मल फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब एक इनफॉर्मल फॉर्म में, है ना। नॉर्मली बड़ी एंटिटीज में तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही होता है, सिस्टमेटिक फॉर्म में ही होता है ना। ऐसे कैसे तो भी
नहीं होता है कम्युनिकेशन, सिस्टमेटिक वे में होता है तो उसे स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। फिर ऑडिटर सेल कम्युनिकेट इन राइटिंग ऑडिटर सेल कम्युनिकेट इन राइटिंग विथ टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा, ऑडिटर को राइटिंग में बात करनी, ओरल बात नहीं करनी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। कौन सी बात है राइटिंग में करने को बोलेगा, वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। सो देखो, ऑडिटर सेल कम्युनिकेट in writing with TCWG regarding significant findings from audit when oral communication is not adequate। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग अगर कुछ है तो उनको टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करना है रिटर्न में, है ना। और स्पेशली तब जब ऑडिटर को लगता है कि यार ओरल कम्युनिकेशन से बात नहीं बनेगी, कोशिश करो कि आप रिटर्न में ही कम्युनिकेशन करो, सिग्निफिकेंट मुद्दे हैं या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं। जनरल सिंपल बात है तो ठीक है, आप ओरल भी कर सकते हैं, है ना। फिर ऑडिटर कम्युनिकेट इन राइटिंग, अगेन ऑडिटर को राइटिंग में ही कम्युनिकेशन करना है। कब? अगर आप अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बात करने वाले हैं तो ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे तरीके से ऑडिटर ऑडिट कर पाता है। तो इंडिपेंडेंस एक बड़ा मैटर है ऑडिट के समय पर। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो उस ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं है। सो सिंस ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर इस बारे में आप टीसीडब्ल्यूजी कुछ बताने वाले हैं तो प्लीज राइटिंग में ही कम्युनिकेट करिए, है ना। अदरवाइज भले ही आप ओरल में कम्युनिकेट करें। फिर टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करना है। ठीक है, टाइमली बेसिस मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि वीकली करेंगे तो वीकली ही करो, है ना। ऐसा कभी तो भी करोगे तो हो सकता है कि तब प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, है ना। फिर ऑडिटर सेल इवेल्युएट, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा वेदर टू वे कम्युनिकेशन हैज बीन एडिक्वेट। चेक कर लेना कि जो टू वे कम्युनिकेशन है ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, ऑडिटर जानता है कि अगर टीसीडब्ल्यूजी से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ऑडिट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसने ये एवेल्युएट करना होता है कि मेरे और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है या हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, डन। तो ये होगी आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, कुछ जनरल बातें हैं, ये हो सकता है कभी कहीं काम में आ जाए, है ना। ठीक है, तो चलिए अब अपन फोर्थ हेडिंग की बात करते हैं, इस स्टैंडर्ड की लास्ट हेडिंग। ठीक है, क्या लिखा है? फैक्टर्स गवर्निंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर विद टीसीडब्ल्यूजी। तो जो टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच का कम्युनिकेशन होता है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होगा। तो ऐसे समझिए कि कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो बताइए कब ओरल होगा, कब रिटर्न होगा। फिर कम्युनिकेशन डिटेल में भी हो सकता है, समराइज भी हो सकता है। तो कब डिटेल में होगा, कब समराइज होगा। फिर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड या सिस्टमेटिक वे में भी हो सकता है, या फिर अनसिस्टमेटिक या अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी हो सकता है। समझे आप बात को? तो कब कैसा कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमें पढ़ना है। सो याद रखने के लिए मैंने हैंड रिटन फॉर्म में आपको यहां पर सब कुछ लिख कर दे दिया है। ठीक है, ये है ना, और यहां पर पूरा पूरा मैटर लिखा हुआ है। तो यहां से मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको यहां बता दूंगा कि मैंने किस तरीके से लिखा है कि आपको याद भी हो जाए, है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले लिखा है साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी कैसी है, बड़ी एंटिटी है या छोटी एंटिटी है, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वो कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, वहां का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीजें। अभी कोई बड़ी एंटिटी होगी तो वहां पर कम्युनिकेशन नॉर्मली फॉर्मली होता है, रिटर्न में ही होता है, डिटेल में ही होता है, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। अभी जो छोटी मोटी एंटिटी, वहां पर ओरल कम्युनिकेशन भी चलता है, समराइज कम्युनिकेशन भी चलता है ना। सो डिपेंड करता है कि एंटिटी का साइज क्या है, वहां का माहौल कैसा है, एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में ठीक है यार, कम्युनिकेशन कैसे भी चलेगा, अनस्ट्रक्चर्ड अनसिस्टमेटिक वे में भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पर जो लिस्टेड कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके केस में तो यार बहुत फॉर्मल सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन होता है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है हर बार, है ना। फिर ऑनगोइंग कॉन्टेक्ट एंड डायलॉग बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में बातचीत कितनी है, लगातार ये लोग टच में रहते हैं, लगातार इनमें कम्युनिकेशन होता रहता है। तो ठीक है, कई चीजें अनसिस्टमेटिक इनफॉर्मल वे में भी हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती हैं, पर कभी कभार ही बात होती है तो फिर तो यार डिटेल में ही होगी, वो भी रिटर्न में ही रखेंगे अपन, सिस्टमेटिक वे में ही रखेंगे, कभी कभार ही तो होनी है। तो इस तरीके से रहता है। फिर वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर। जिस मैटर पर ऑडिटर कोई चीज कम्युनिकेट करने वाला है या बात करने वाला है टीसीडब्ल्यूजी को, तो ऑडिटर को पहले ये समझ लेना है कि क्या ये बात पहले से ही मैनेजमेंट ने टीसीडब्ल्यूजी को बता दी है।
अगर बता दी होगी तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। जैसे होता ना कि मैं किसी से कुछ बताने जा रहा हूँ, तो अगर मुझे पता है कि यार सामने वाले को कुछ भी नहीं पता अभी, तो मैं उस तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, पूरी बात सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। और यदि मान लो मुझे पता है कि ये बात पहले से ही किसी ने उसको बता दी है, तो फिर ठीक है, मैं उस कंटेक्स्ट को दिमाग में रख के बोलूंगा कि ठीक है, इसको सब पता है, थोड़ा और मुझे इनको बताना है ना। ओके, सो क्या मैनेजमेंट ने पहले ही वो बात कम्युनिकेट कर दी है टीसीडब्ल्यूजी को? फिर whether there have been significant changes in the membership of a governing body, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट ईयर जब हम ऑडिट करने आए थे तो मेंबर्स कोई और थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और इस बार मेंबर्स कुछ और हैं, या फिर इस बार साल की शुरुआत में कुछ और थे और बीच में कुछ चले गए, कुछ नए आ गए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें कम्युनिकेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है यार, अगर हम 5 लोग थे, इन 5 लोगों से लगातार टच में थे, उनको हर बात बताते रहते थे, तो मान लो हम 3 बार मिल चुके हैं, तो जब 4th टाइम हम मिलेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे कि ठीक है, 3rd टाइम तक जो बातें हो चुकी हैं उसके आगे की बात होगी अब। पर अगर मेंबर्स ही चेंज हो गए तो फिर तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर उनसे कैसा हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है, कैसा टू वे कम्युनिकेशन जमता है, उस हिसाब से कम्युनिकेशन करेंगे। भाई वो लोग अलग टाइप के, उनसे स्ट्रक्चर्ड वे में ही बात करनी पड़ेगी, रिटर्न में ही बात करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। सो अगर मेंबर्स चेंज हो गए तो उस बात को दिमाग में रखकर हमें फिर टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन करना होगा, है ना। फिर हम ये मानकर नहीं चल सकते कि इनको पहले से कुछ पता भी है, क्योंकि पुराने वाले तो जा चुके जिनसे आपकी बातचीत थी, है ना। ओके, फिर 5th पॉइंट में क्या है भाई, वेदर द मैटर हैज बीन सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व। ओहो, जिस मैटर पर मैं बात करने वाला हूं टीसीडब्ल्यूजी से, क्या वो मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है? अगर हो चुका है तो ठीक है, थोड़ा बहुत बता देंगे, हो गया कि यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, अभी ठीक है, सब नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। पर अगर कोई मैटर अभी भी चल रहा है, ओपन है, उस पर अभी भी भारी डिस्कशन होना है, वो क्लोज नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा, है। होता ना यार भाई, कोई चीज है जो कोई परेशानी थी अपन को, मान लो मुझे अभी करंट में परेशानी है और मैं किसी को बताता हूँ तो डिटेल में बताऊंगा, पर वो अगर सॉल्व हो गई तो ठीक है, थोड़ा सा बता दूंगा कि यार ऐसा कुछ हुआ था पर मैं ठीक हो गया था, है। ओके, फिर लीगल रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी बात। अब लीगल रिक्वायरमेंट अगर है, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट की रिटर्न में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, डिटेल में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो फिर लीगल रिक्वायरमेंट के आगे तो कोई नहीं, कानून के आगे कोई नहीं होता। सो ध्यान रखिए, लीगल रिक्वायरमेंट तो ध्यान में रखना ही है कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो दैट इज फर्स्ट, है ना, उसको पहले ध्यान रखना है। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, सिंपल है, जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, एक बार उसकी भी एक्सपेक्टेशन समझ लो ना। अभी आप जिन जिन तरीकों से कम्युनिकेशन करने वाले हो उसके अपोजिट उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर कैसे मजा आएगा बातचीत करने में या उसके कम्युनिकेशन प्रॉपर करने में। तो फिर वो ऐसा है कि यार आप एक बार समझ लो कि सामने वाला किस तरीके की बातचीत चाहता है, डिटेल में ही चाहता है क्या, रिटर्न में ही चाहता है क्या, सिस्टमेटिक ही चाहता है क्या, है ना, इस टाइप से सब समझ लो आप, है ना। तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट यहाँ पर फिनिश। अब देखो याद कैसे रखना है। सबसे पहला मैटर्स, 2 मैटर है। पहला, क्या जिस मैटर पर हम बात करने वाले हैं वो सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व हो गया है, एक पॉइंट। जिस मैटर पर हम बात करने वाले हैं टीसीडब्ल्यूजी से, क्या वो मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है या ओपन है अभी, ठीक है। फिर क्या ये मैटर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया है, क्या मैनेजमेंट ऑलरेडी टीसीडब्ल्यूजी को इस बारे में बता चुका है। सो मैटर में 2 बातें, क्या मैटर सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व हो चुका है, क्या ये मैटर ऑलरेडी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बता चुका है। डन। अब कुछ 3 पॉइंट है जो टीसीडब्ल्यूजी से रिलेटेड है। क्या है, टीसीडब्ल्यूजी की एक्सपेक्टेशन क्या है, टीसीडब्ल्यूजी की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर टीसीडब्ल्यूजी से आपका ऑनगोइंग कॉन्टेक्ट एंड डायलॉग कैसा है, उनसे बातचीत कैसी है टीसीडब्ल्यूजी से। फिर टीसीडब्ल्यूजी में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, टीसीडब्ल्यूजी के मेंबर्स में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, चेंजेस हो गए होंगे तो उस तरीके से बात करेंगे, पुराने मेंबर होंगे तो उस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो ये टीसीडब्ल्यूजी से रिलेटेड हो गए। फिर लीगल में क्या आ जाएगा, लीगल स्ट्रक्चर, साइज एंड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, बात कर चुके हैं अपन कि लीगल में क्या आ जाएगा। एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि कानून क्या कहता है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, वो हमें फॉलो करना है। और एंटिटी का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, एंटिटी का साइज क्या है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है ना। तो ये याद रखने के हिसाब से आप ऐसा रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसे तो अब 4 पॉइंट ही लिखने होते एग्जाम में, पर ठीक है, 4 नंबर का आता है, 5-6 लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहां पर आपका ऐसे 260 फिनिश होता है, ठीक है।